हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक दूसरे टॉपिक जिसे हम संचारण बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए, कोई भी जो धातु होता है या कोई भी मिश्र धातु होता है, उस धातु या मिश्र धातु में कुछ केमिकल चेंजेज आते हैं, कुछ केमिकल प्रक्रियाएं होती है, तो वो विभिन्न प्रकार से उसका डिके होने लगता है वातावरणीय प्रभाव के कारण या केमिकल के कांटेक्ट में या विभिन्न प्रकार की गैसों के कांटेक्ट में आता है। तो धीरे धीरे करके उसका क्षय या विनाश होने लगता है। तो ये क्षय, विनाश या क्षरण होने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक तरह से संक्षारण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना या तावे पर हरी परत का चढ़ना या अन्य पदार्थों में का संक्षारण हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम संक्षारण की बात करते हैं तो सामान्यतः जो नोबल मेटल्स होती है यानी आदर्श धातु, खास करके एयू, पीटी, पैलेडियम, सिल्वर को भी कुछ हद तक, तो इन धातुओं को छोड़कर हम ये मान के चलते हैं कि करीब करीब सभी धातुओं का संक्षारण होता है। वातावरणीय परिवेश में जब धातु विभिन्न गैस, जलवाष्प या इनके संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होकर के उनके ऑक्साइड्स बनते हैं, कार्बोनेट्स बनते हैं, क्लोराइड बनते हैं, सल्फेट बनते हैं, फॉस्फेट बनते हैं। इस तरह के यौगिकों में चला जाता है, अर्थात वह एक तरह से उसकी जो मेटेलिक अवस्था है जिसे हम फ्री फॉर्म कह रहे हैं, वो फ्री फॉर्म से संयुक्त अवस्था में चला जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये अवस्था धातु की संक्षारण की अवस्था कहलाती है। आखिर में ये धातु का संक्षारण होता क्यों है, धातु अब संक्षारित होते ही क्यों है? तो इस प्रश्न का हमारे पास में उत्तर एक ही है कि जब धातु को हम निष्कर्षण करते हैं, जब धातु को हम उसके अयस्कों से प्राप्त करते हैं, तो उस अवस्था में धातु सामान्यतः उनके ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड या फॉस्फेट्स, इनके फॉर्म में, अर्थात वो संयुक्त अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही धातु को हम मेटलर्जिकल प्रोसीजर्स के द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं, तो वह अपनी फ्री अवस्था में हो जाता है, मुक्त अवस्था में हो जाता है। तो इस मुक्त अवस्था से धातु अगेन संयुक्त अवस्था में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में जो धातु होता है, शुद्ध अवस्था में जो धातु होता है, उसकी वह अपनी उच्चतर ऊर्जा अवस्था में होता है, और इस उच्चतर ऊर्जा अवस्था में उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ऑलवेज मेटल ये कोशिश करता है कि अपनी मोर स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, अपनी अत्यधिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वह अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में जाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो अगेन संयुक्त अवस्था में जाकर के उनके ऑक्साइड्स, क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड आदि में बदलने की कोशिश करता है। और जैसे ही इनमें बदलता है तो हम कहेंगे कि धातु का क्षय हो गया या विनाश हो गया या एक तरह से धातु का संक्षारण हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि धातु अपनी मूल अवस्था में वापस जाने के लिए उसका संक्षारण होता है। कोई भी धातु या मिश्र धातु है, उसका वातावरणीय कारकों के या केमिकल या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे इस प्रकार से उसका क्षय या विनाश होता चला जाता है। तो इस प्रक्रिया ही एक तरह से संक्षारण या क्षय की प्रक्रिया कहलाती है। संक्षारण के प्रकार के अगर हम बारे में बात करें, संक्षारण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर कि किस तरह से धातु का संक्षारण होता है, उसके आधार पर हम इसको एक तरह से कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है केमिकल कोरोजन। केमिकल कोरोजन का मतलब है सीधा सीधा इसमें शुष्क संक्षारण भी इसको हम कह देते हैं। इस प्रकार के जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के जो धातु जब कई गैस जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, जलवाष्प, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के संपर्क में आता है तो धातु का संक्षारण होता है। तो इस प्रकार से संक्षारण की ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम केमिकल कोरोजन कह सकते हैं। इस केमिकल कोरोजन को भी हम कई गैसों के द्वारा देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के द्वारा संक्षारण। जब धातु ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से सहयोग करते हैं तो उनके ऑक्साइड्स में वो बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया में धातु का ऑक्सीडेशन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो। जैसे M कोई मेटल है, इस मेटल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर ये मेटलिक ऑक्साइड मेटलिक आयन बन जाएगा और दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया ऑक्सीडेशन हो गया। अब इस ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें जो मेटलिक आयन बना है, ये मेटलिक आयन या जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उनके साथ में एक तरह से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर फाइनली क्या होगा, जो मेटलिक आयन है और ऑक्साइड आयन है, ये मिलकर के फाइनली धात्विक ऑक्साइड में इनका कन्वर्जन हो जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए जो धातु है, उस धातु के ऑक्साइड को की जो प्रकृति है, उस प्रकृति या उस नेचर के आधार पर हम जो है संक्षारण है उसको दो प्रकार से
ये निर्भर करती है, या दो प्रकार से हम इसको देख सकते कि आगे उसका संक्षारण होगा या नहीं होगा। अगर मान लीजिए बनने वाला जो धात्विक ऑक्साइड है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो बन रहा है अगर वो अस्थायी है, शीघ्र एक तरह से विघटित होने वाला है, तो उसका आगे संक्षारण नहीं होगा। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनका संक्षारण इसी कारण से इनका संक्षारण नहीं होता है। बनने वाला जो धात्विक ऑक्साइड अगर वाष्पशील है तो धातु का सब जो संक्षारण है बहुत शीघ्रता से, जैसे मेलोडिविनम जो होता है उसके धातु का जो ऑक्साइड होता है वो बहुत ही वोलेटाइल होता है, वाष्पशील होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता कि जो मोलिब्डेनम है वो कहाँ गया, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वाष्पशील हो जाता है। धात्विक जो ऑक्साइड है वो उसकी जो परत है, उसकी परत का जो आयतन है वो धातु के ऑक्साइड से अगर ज्यादा है तो वो धातु के चारों तरफ से घेर लेती है, तो इस तरह से एक रक्षी आवरण बनता है, इससे आगे धातु का संक्षारण नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है वो बहुत पुरानी होती है, लेकिन फिर भी वो धातु जो है एल्यूमिनियम है वो इंटैक्ट बना रहता है अंदर, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक रक्षी आवरण या एक लेयर बन जाती है। तो जब धातु का ऑक्साइड का आयतन मूल धातु के आयतन से कम अगर है तो उस अवस्था में, और वो सरंध्र है, उसमें पोरस भी है वो, तो उसमें आगे फर्दर जो अटैक है ऑक्सीजन का या गैस का वो वहां पर होता रहता है, और वो जो संक्षारण की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। इस प्रकार से धातु का शीघ्रता से क्षय या विनाश होता रहता है। जैसे क्षारीय और क्षारीय मृद धातु, इनका बहुत शीघ्रता से संक्षारण होता है। क्लोरीन के द्वारा संक्षारण, क्लोरीन के द्वारा जब धातु रिएक्शन करता है तो क्लोराइड बनते हैं उनके, जिस तरह से SnCl4 या Sn या टिन धातु जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो SnCl4 बनता है, जो कि शीघ्रता से संक्षारित हो जाता है। लेकिन Ag क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके AgCl सामान्यतः एक रक्षी आवरण बना लेता है और आगे फर्दर सिल्वर का कोरोजन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे संक्षारण के दूसरे प्रकार की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन या वैद्युत रासायनिक संक्षारण, संक्षारण की एक ऐसी प्रक्रिया है, ये कब टेक प्लेस होती है, या संक्षारण की प्रक्रिया का होना कब होता है, जब धातु विद्युत अवघट के संपर्क में होता है तो सामान्यतः ऑक्सीजन रिडक्शन की प्रक्रियाएं होती है वहां पर, और धातु के होने की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः केमिकल कोरोजन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे हम नम संक्षारण भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना नमी के इस प्रकार का संक्षारण नहीं होता है, और इस प्रक्रिया में सामान्यतः विद्युत रासायनिक सेल का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। तो ऐसा जो संक्षारण का क्लास है उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक संक्षारण, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के नाम से जानता है। इससे प्रकार का संक्षारण कब होता है, जब धातु किसी इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में हो, या धातु की सतह पर कैथोडीय और एनोडीय टर्मिनल बनते हो, दो धातुओं के मध्य में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता हो, या एक ही धातु का एक टर्मिनल के तो कैथोड बनेगा, दूसरा एनोड बनेगा, तो भी उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है वहां पर उनके बीच में जो करंट है वो डीसी करंट फ्लो होता है, अर्थात दिश धारा वहां पर उसका प्रवाह होता है। तो ये जो कंडीशंस फुलफिल होती है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि उस अवस्था में धातु का जो संक्षारण होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर के द्वारा कोरोजन होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का। देखिए, जब किसी धातु को हम नम वातावरण में रखते हैं, या हम मान के चलते हैं कि उसको ऐसे क्षेत्र में रखते हैं, तो वह एक तरह से कैथोडिक और एनोडिक टर्मिनल्स में एक तरह से अपने आप ही क्षेत्र वहां पर बन जाते हैं, और एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन की रिएक्शन होती है। एनोड से मुक्त होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होने के कारण कैथोड की ओर माइग्रेट होते हैं, क्योंकि उन दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा तो कैथोड की ओर वो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और धातु का एक तरह से आयन का निर्माण होता है। जैसे ये धातु है, इस धातु से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और ये धातु का आयन यहाँ पर बन गया। तो संक्षारण ऑलवेज, ये हमको ध्यान रखने वाली बात है, संक्षारण ऑलवेज एनोडीय पृष्ठ पर होता है, यानी जो टर्मिनल एनोड बन रहा है उस टर्मिनल का ऑलवेज संक्षारण होता है। कैथोड हमेशा इस प्रक्रिया में प्रोटेक्टेड रहता है, वो मुक्त रहता है, अर्थात उसका संक्षारण नहीं होता है। ऑक्सीजन का
अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन का अवशोषण या ग्रहण करना, दोनों प्रक्रिया यहाँ पर हो सकती है। हाइड्रोजन का निष्कासन हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर हमने किस तरह का वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका एसिडिक माध्यम है, न्यूट्रल है या क्षारीय माध्यम है। पहले हम बात करते हैं अम्लीय माध्यम में। कैथोड का पर H2 को एक तरह से यहाँ पर फ्री होती है। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन एनोड के पर मुक्त हो जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर जैसे ये आयरन की एक शीट है या रोड है, जो भी हम कह सकते हैं, इसमें ये जो एरिया है ये एनोडिक एरिया है। और इस अवस्था में क्या होता है कि एनोडिक जो एरिया बहुत बड़ा एक तरह से होता है, लेकिन कैथोडिक एरिया यहाँ पर बहुत छोटा है। तो यहाँ पर जो एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस होती है, एनोड के ऊपर ये रिएक्शन होगी, ये एनोडिक रिएक्शन होता है यहाँ पर, तो इस पे Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करता है। लेकिन जब कैथोड पर ये रिएक्शन होगा तो कैथोड पर क्या होगा, जो एसिडिक मीडियम में चूंकि रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर 2H+ जो है उसके एनोड के उसमें एसिडिक माध्यम के या अम्ल के जो H+ है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का रिलीज होती है। ओवरऑल रिएक्शन हम इस तरह से ले सकते हैं Fe+2H+ दैट इज इक्वल टू Fe+2+H2। अब हम बात करें कि ऑक्सीजन का अवशोषण कैसे होता है। यह उदासीन अथवा क्षारीय माध्यम में होता है और इस प्रक्रिया में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर माइग्रेट करते हैं और ये सामान्यतः धातु की सतह के सहारे चलते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो H2O+ 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 2OH-। और क्षारीय माध्यम में ये लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है यहाँ पर। तो ये जो Fe है, ये Fe इस तरह से चेंजेज हो जाएगा। जब ये Fe का यहाँ पर इस तरह से चेंजेज हो गया, इसका परिवर्तन यहाँ पर इस तरह से हो गया, तो ये एक तरह से फाइनली जो Fe है, एनोड से मुक्त होने वाला जो Fe है, वो एक तरह से कैथोड के पर जो OH यहाँ पर प्रेजेंट है उससे यहाँ पर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा, FeOH का होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है आगे क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि वातावरण के अंदर मॉइस्चर रहता है और ऑक्सीजन भी रहती है। मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, ये फेरस हाइड्रोक्साइड अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आगे अनस्टेबल होने के कारण इसका Fe2O3 अर्थात 3H2O में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात येलो रस्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो ये एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है रस्ट का। तो ये प्रक्रिया एक अनवरत रूप से यहाँ पर चलती रहती है। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है इसमें स्मॉल एक तरह से एनोड होता है और लार्ज कैथोड होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर टेक प्लेस होती है। अब हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो कोरोजन है या ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है, इसके अगर प्रकार के बारे में देखें तो इसमें हम ये कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे गैल्वेनिक शेल संक्षारण। गैल्वेनिक शेल संक्षारण की जो प्रक्रिया है, इसमें जब 2 असमान धातु परस्पर सीधी या किसी द्रव माध्यम के द्वारा आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो सामान्यतः गैल्वेनिक शेल रिएक्शन सेटअप हो जाती है और इस प्रकार का जो संक्षारण है वो गैल्वेनिक शेल संक्षारण की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में अधिक सक्रिय जो धातु होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है ऑलवेज, और वह एनोड की तरह काम करती है और संक्षारित होती है, तथा कम सक्रिय जो धातु होती है वो हमेशा उसका रिडक्शन होता है और कैथोड का कार्य करती है और संरक्षित रहती है, उसका रिडक्शन या उसका संक्षारण नहीं होता है। अब हम बात करें इसको समझने के लिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब जलीय विलयन में कोई भी धातु को हम लगते हैं तो सामान्यतः उसके जो इलेक्ट्रॉन्स तथा एक आयंस वो इलेक्ट्रॉन लीज करेगा और इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, आयंस उस धातु पर रह जाते हैं, तो धातु आयन और उस सॉल्यूशंस के बीच में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो पोटेंशियल एक जनरेट हो जाता है गैप, उस पोटेंशियल गैप को विभवांतर हम कह देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो ये धातु की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, हर धातु के लिए ये अलग अलग होता है। जब धातु एवं मिश्र धातु को उनके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर उनके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे हम विद्युत रासायनिक अथवा गैल्वेनिक श्रेणी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह सकते हैं या गैल्वेनिक श्रेणी भी हम कह सकते हैं। हम अगर देखें मैग्नीशियम तथा उसके अलावा इलेक्ट्रोड विभव सर्वाधिक होता है और तथा ग्रेफाइट, गोल्ड, प्लेटिनम, इन ये जो धातु होते हैं इनका इलेक्ट्रोड विभव सामान्यतः हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम होता है या एक तरह से मिनिमम होता है। अगर इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव को हम एक तरह से इस तरह से अरेंज करें, देखिए हम बात करेंगे पहले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अलॉय, जिंक,
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अलॉय, कैडमियम, स्टील या इस्पात, डलवा लोहा, स्टेनलेस स्टील, लेड और टिन सोल्डर जो होता है, जो सोल्डरिंग के लिए काम आता है, लेड और लेड के कंपाउंड्स, टिन, निकल, पीतल, कॉपर, तावा, कॉपर निकल अलॉय, एजी, टाइटेनियम, ग्रेफाइट, एयू एंड प्लेटिनम। ये जो मेटल्स और उनके अलॉय की एक सीरीज है, ऊपर से नीचे की ओर हम चलते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो मैग्नीशियम का होता है। ऊपर से हम नीचे की ओर ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटता जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटता है, इनकी रिएक्टिविटी भी घटती चली जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर जैसे चलेंगे, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है यहाँ पर? मैग्नीशियम होता है। और सबसे ज्यादा कम क्रियाशील कौन होता है यहाँ पर? प्लेटिनम। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी घटती चली जाती है। और अगर हम गैल्वेनिक सेल के बारे में उस हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में ऊपर के जो मेटल और उनके जो अलॉय होते हैं वो ऑलवेज एनोडिक टर्मिनल की तरह व्यवहार करते हैं, और नीचे के जो ये मेटल और उनके अलॉय होते हैं वो ऑलवेज कैथोडिक टर्मिनल की तरह व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे जिंक और लेड, दो के हमने इलेक्ट्रोड बनाए और वो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन वहां पर सेटअप होती है, तो ऑलवेज वहां पर जिंक एज एनोड वर्क करेगा और लेड ऑलवेज एज ए कैथोड वर्क करेगा। जिंक का कोरोजन होगा और लेड का कोरोजन नहीं होता। जिंक एनोड की तरह व्यवहार करेगा, लेड कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शन में ये इस श्रेणी के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेटल, तो वहां पर अगर दो कोई मेटल इनमें से हमारे पास में है या उनके अलावा हमारे पास में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि उनमें से कौन सा मेटल हमारे लिए कैथोडिक टर्मिनल व्यवहार करेगा, कौन सा एनोडिक टर्मिनल व्यवहार करेगा। तो इसमें श्रेणी के उच्च स्थान पर जो धातु है वो अधिक सक्रिय होती है, अर्थात ये एनोडिक की तरह व्यवहार करते हैं, और जो नीचे है वो सामान्यतः कम सक्रिय होती है और जो कि कैथोड की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये कम सक्रिय होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती है और कैथोड की तरह व्यवहार करती है। गैल्वेनिक सेल संचारण को हम एक डेनियल कॉपर जिंक के डेनियल सेल के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें ये एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में ये साल्ट ब्रिज होता है, ठीक है, जिससे ये दोनों आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। तो जिंक का ये इलेक्ट्रोड है, कॉपर का ये इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर जिंक से ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्कल में जिंक से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलता है, कॉपर पर जाकर वो कैप्चर कर लिया जाता है। तो इस डेनियल सेल की जो प्रक्रिया है, इस डेनियल सेल की प्रक्रिया में यहाँ पर क्या होता है, एनोड पर जो रिएक्शन टेक प्लेस होता है, जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और जिंक का संचारण होता है। कैथोड पर जो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो एक तरह से यहाँ पर क्या करेगा, जो चूंकि एसिडिक मीडियम में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं अगर, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। अगर मान लो उदासीन और एल्कली मीडियम में हम करवा रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक तरह से 2OH का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, अर्थात अपचयन रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से डेनियल सेल की द्वारा इस जो पूरा प्रक्रिया है इसको हम समझा सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन सेटअप हो जाती है यहाँ पर जब दो मेटल आपस में एक दूसरे के किसी इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में हो, किसी वैद्युत अपघट के संपर्क में हो, तो सामान्यतः किसी सीधे या किसी माध्यम के द्वारा संबंधित हो, तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है और इस प्रकार की प्रक्रिया गैल्वेनिक संचारण की प्रक्रिया कहलाती है। थैंक यू।